जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को ये चैप्टर वाइज कराया जाएगा। मेरे पास जितने भी बुक्स हैं उसके लाइन बाय लाइन शुरू कर सारे के सारे मैं इसी तरह वीडियो बनाकर डालूँगी। ठीक है। पहला तो इस वाले बुक में पहला चैप्टर यही है, अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति। किसने कहा था? इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। तो ये कहा था जे.के. मेहता। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? तो पॉल ए. सैमुएल्सन की। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? रॉबिन्स। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है चयन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। किस चर को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है? तो यह है मुद्रापूर्ति एवं सार्वजनिक ऋण। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत है? तो एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, ये दोनों क्या है? भौतिक परिभाषा के अंतर्गत। पूंजीवाद में इसका अभाव रहता है तो किसका? सरकारी नियंत्रण। समाजवादी समाज में होता है योजना। अर्थशास्त्र में धन माना जाता है आभूषण को। एक सिद्धांत है, एक प्रमाणिक व परिकल्पना। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहाँ ना ही निर्यात होती है और ना ही आयात हो रही है। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है जे.के. मेहता। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयावह नहीं है जितनी कार्य की कमी। किसने कहा? महात्मा गांधी। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? तो रैगनार फ्रिश ने 1933 में किया था। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरस पैरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है क्या? तो अन्य बातें समान है। नीतिपरक अर्थशास्त्री है पॉल सैमुएल्सन, ए. मार्शल, ए.सी. पिकू। यू आकार के वक्र हैं औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र। भारत में हाल के वर्षों में किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो सेवा क्षेत्र में। भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो घरेलू क्षेत्र का। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार कीन्स का है। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? तो तृतीय क्षेत्र में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। मूल आर्थिक क्रिया है उपभोग। उत्पादन के साधन है उद्यम, श्रम और कच्चा माल। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित लक्षण है असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, जनसंख्या का भारी दबाव, विदेशी सहायता पर निर्भरता। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, तो ये रॉबिन्स ने बोला था। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है किसका? तो धन का। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए इसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई? तो अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, ये किसने कहा था? तो एडम स्मिथ। इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? जे.के. मेहता। एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है वास्तविक उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों तथा संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं। स्वतंत्र होते समय भारत ने चुनी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब संतुलन की अवधारणा क्या है? तो साम्य एक स्थिति है जहां पर एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, एक फर्म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। संतुलन का प्रकार स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन। स्थिर संतुलन में साम्य कब होगा? जब मूल संतुलन की ओर लौटती है। क्या? तो रेखा। सामान्य संतुलन विश्लेषण निर्धारित करता है सभी बाजारों में एक साथ मूल्यों और मात्राओं को और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्टि को दृष्टिगत रखता है। सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक समस्या है अस्तित्व समस्या, विशिष्ट समस्या और अस्थायित्व समस्या। वालरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है? तो युगपत समीकरण प्रणाली का। सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था लियोन वालरस। किस अर्थशास्त्री को आंशिक साम्य संतुलन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल। सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित है क्रमशः वालरस और मार्शल, यानी सामान्य वाला दिया है वालरस और आंशिक वाला मार्शल। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण तुलनात्मक स्थैतिक था। संतुलित विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है। पिगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है भारी पेंदी वाला जहाज।
अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया था पिगू। मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है संतुलन कीमत, मांग तथा आपूर्ति सभी का। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं मार्शलियन दृष्टिकोण। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति क्या होगी? प्रावैगिक होगी। अब आगे मांग विश्लेषण। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर। मांग का नियम आधारित है एक गुणात्मक कथन पर। मांग का नियम कहता है कीमत वृद्धि से मांग घटती है। कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है मूल बिंदु के ऊपर से। किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता है तो वह है उस वस्तु की कीमत। सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है धनात्मक। मांग फलन है कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन। मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? तो मांग की मात्रा और मूल्य में फलनात्मक संबंध। यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा? तो लोचदार होगा। किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी? तो जे आर हिक्स। खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एंजल नियम। यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति बढ़ती है। मांग का संकुचन होता है जब संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। व्युत्पन्न मांग का अर्थ है उत्पादन के साधनों की मांग। किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है? तो वस्तु का मूल्य। आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय बनाया था किसने? मार्शल ने। सामान्यतः मांग की रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती होती है। विकुंचित मांग वक्र परिकल्पना का प्रतिपादन किया था स्वीजी। विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं, कपट संधि नहीं करते, कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान होती है। जब मांग वक्र आयतीय परिवलय वक्र होता है, मतलब आयताकार अति परवलय होता है। मांग में परिवर्तन का अर्थ है मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को कहते हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी। कीमत में वृद्धि परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग है क्या? पूर्णतः लोचदार। मांग का नियम आधारित है सीमांत उपयोगिता पर। मांग की आय बराबर होती है मांग में आनुपातिक परिवर्तन या आय में आनुपातिक परिवर्तन। मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। एक अपवाद वाली मांग वक्र वह है जिसकी ढाल दाईं ओर उठती हुई होती है। मांग वक्र प्रदर्शित करता है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को। मांग की धारणा में किसका महत्व है? तो स्थान, समय और कीमत का। सामान्य मांग फलन का ढाल होता है ऋणात्मक। एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन। मांग का नियम है एक गुणात्मक विवरण। मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। एक ही मांग वक्र चलन को मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। मांग को निर्धारित करने वाला तत्व है व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत और संपत्ति। मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित दर्शाता है मांग में वृद्धि को। अब आ गया मांग की लोच। पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी मांग की लोच होती है ऋणात्मक। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? तो रॉबर्ट ट्रिफिन ने। घटिया वस्तुओं के लिए आय लोच किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? तो ऋणात्मक। स्थानापन्नता के एक युग्म के लिए मांग प्रतिलोच होती है धनात्मक। एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कम होती है। विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच होती है सदैव धनात्मक। किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? तो नमक की। पूर्ति की लोच को मापने की विधि है प्रतिशत विधि एवं बिंदु विधि। सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है आयताकार हाइपरबोला। आयताकार अतिपरवलय मांग की लोच बराबर है 1 के। मूल बिंदु से गुजरती हुई रैखिक आपूर्ति वक्र की कीमत लोच होगी इकाई। विकसित देशों में खाद्य के लिए मांग की आय लोच कितने कम होती है? तो 1 के।
विक्रेता कर का ज्यादा भार वहन करेगा यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है। यदि एक अरेखीय मांग वक्र का लोच सदा ही स्थिर रहता है तो वक्र का ढलान बिंदु दर बिंदु बदलेगा। खाद्यान्न की मांग की आय लोच होती है इकाई से कम। समयावधि जितनी दीर्घ होगी पूर्ति की लोच होगी अधिक लोचदार। जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तुएं कही जाती है स्वतंत्र वस्तुएं। एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कम होती है। मांग की आड़ी लोच होती है संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। किसी वस्तु के लिए सीमांत आय स्थिरांक है, इससे संबंधित मांग फलन का मांग की लोच होगी इकाई। एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक है। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वस्तुएं होंगी स्थानापन्न। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच होती है ऋणात्मक। पूर्ति की लोच का अभिप्राय निम्नलिखित कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है तो वस्तु की कीमत। खाद्यान्नों का मांग वक्र सामान्यतः होता है बेलोचदार। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होती है अनंत। किस वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है तो मांग में वृद्धि। MR शून्य होता है यदि मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। एकाकी मांग लोच का अर्थ होता है एक के बराबर। जब मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय हो तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। इकाई लोचदार। मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी हिक्स ने। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मार्शल ने। स्थिर लोच वाला वक्र एक वक्र नहीं है। कैसा? तो रैखिक नहीं होता। एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच घटती जाती है। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु एक विलासिता है। सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग है पूर्ण लोच। किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है अधिक लोचदार। घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होगी ऋणात्मक। यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच शून्य होती है। सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटता हुआ होता है। निकट के स्थानापन्नों की प्रतिलोच इकाई से कम होती है। मांग की लोच किसके बराबर है? तो 3। मांग की लोच दर्शाता है मात्रा में होने वाला परिवर्तन दर को।